तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आज से अपने स्टार्ट हो रहे हैं मॉडल पेपर, जिसमें अपने 10 मॉडल टेस्ट करेंगे यहाँ पे, जो पार्ट बी से संबंध होंगे, जिसमें अपने कंप्लीट करेंगे नगर पालिका अधिनियम। ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसमें हर मॉडल पेपर में आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू रहने वाले हैं। और अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप देखो 250 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। 10 दिन में आप ये पार्ट बी कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी मैंने डिटेल से भी इसको करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं ईओआरओ के। देखो जो अधिनियम है, पीछे से स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। जो धारा है 327 है, इसके अनुसार जो नगर पालिका से जो अभिलेख मंगवाने की शक्ति किसके पास होती है। कि देखो जो नगर पालिका के जो भी कार्य है, उनकी डिटेल वगैरह और भी अन्य जो भी किसी भी प्रकार का अभिलेख हो सकता है, कोई कार्य की शुद्धता या उसकी वैधता की जांच है, वो कौन मंगवा सकता है। तो देखो जो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो धारा आपकी आएगी कौन सी, 309 से 27, 309 से जो 327 तक आपकी धाराएं हैं, ये सारी राज्य सरकार नियंत्रण है। इस टॉपिक का नाम है नियंत्रण। और नियंत्रण में क्या है कि राज्य सरकार ही नियंत्रण रखती है पूरे नगर पालिका पे। कर्ता धर्ता पूरी राज्य सरकार ही होती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही नगर पालिका यहाँ पे काम करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि जो अभिलेख मंगवाने की शक्ति है वो किसके पास है, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार या निमित्त प्राधिकारी के पास, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। राज्य सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये अधिकारी जो नियमित किया जाएगा, ये दोनों यहाँ पे अभिलेख मंगवा सकते हैं। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द तथा उपांतरित करने की शक्ति किस धारा में है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें देखो राज्य सरकार की शक्ति बताई गई है एक तो, और दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि देखो नगर पालिका जैसे यहाँ पे है, कोई भी नियम बनाती है। अब ये जो नियम है राज्य सरकार को लगा कि जनता के लिए सही नहीं है, ठीक है, या इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, तो मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये बात है। तो तो ये नियम को बदल सकती है, इस नियम को रद्द कर सकती है। तो ये किसके द्वारा, धारा कौन सी आती है इसके अंतर्गत, करती राज्य सरकार है, ये मैंने पहले आपको बता ही दिया। तो ये धारा आपकी आएगी 325। तो 325 धारा आपको याद रखनी है, किसके लिए है, नगर पालिकाओं के जो भी नियम है उनको रद्द या उपांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं पूरे एकदम इंपॉर्टेंट लिए हैं जितने हो सकते हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि नगर पालिका को जो विघटित करने की सरकार की शक्ति अधिनियम की किस धारा में है। अब ये हमने बार बार पहले पढ़ लिया था कि नगर पालिका विघटित कब होती है। लगभग देखो हर चीज विघटित तभी, कोई भी आप ले लो, लोकसभा या कुछ भी हो, तो वहां पे अगर सदस्य संख्या 2/3 से कम हो गई तो नगर पालिका हो जाएगी विघटित। और विघटित होने के बाद देखो अगर नगर पालिका का यहाँ पे विघटन हो जाता है तो 6 मास के अंदर है ना, दोबारा इसको प्रॉपर तरीके से चुनाव करवा के पटरी पे लाया जाता है। अगर टाइम बचा है, जैसे कार्यकाल नगर पालिका का 5 साल का होता है, टाइम कम बचा है 6 महीने से, तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। अब देखो नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति किस धारा में है, तो ये दोस्तों धारा आती है आपकी 322। तो धारा 322 में आपको सरकार के विघटन करने की शक्ति है। और अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब मान लो नई नगर पालिका है, नई नगर पालिका का सृजन हो रहा है, नई नगर पालिका बन रही है, और अधिनियम के अनुसार नगर पालिका की स्थापना होने तक, अब ऐसे तो है नहीं कि नगर पालिका की स्थापना हुई होते ही सब कुछ वहां पे सदस्य तैयार ही बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नगर पालिका के काम करने होंगे जितने भी है, और शक्तियां जो किसके पास, किसके द्वारा किया जाएगा, ये बताना है आपको कि अगर नई नगर पालिका का यहाँ पे सृजन होता है तो कौन यहाँ पे करेगा, संभालेगा, जो देख रेख करेगा। तो देखो दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है राज्य सरकार, निमित्त प्राधिकारी,
राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकारी नियमित किया जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष। अध्यक्ष तो कैसे हो जाएगा, देखो जब नगर पालिका बनी नहीं है, पूरी स्थापना हुई नहीं है, सृजन हुई हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, सृजन करने पर और स्थापना होने तक कौन संभालेगा, राज्य सरकार द्वारा नियमित जो प्राधिकारी है ये यहाँ पे संभालेगा, पूरी इसकी देख रेख करेगा, जो भी काम है, कार्य शक्तियां इसके हाथ में आ जाएगी, बस यही ध्यान रखना है आपको। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जब धारा 319 के अनुसार आपको बताना है कि नगर पालिका अधिनियम के जो कर्तव्य अनुपालना में दोषी या व्यतिक्रम किसी के द्वारा किया गया है, तो राज्य सरकार कर्तव्य अनुपालन के लिए किसे नियुक्त करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, धारा 319 का थोड़ा मतलब समझा देता हूं आपको कि देखो, अब राज्य सरकार को कोई सूचना मिलती है कि राज्य सरकार ने नगर पालिका को कहा था कि आप ये काम करो इस नगर पालिका क्षेत्र में, और राज्य सरकार को सूचना मिलती है कि ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अगर इसमें नगर पालिका दोष सिद्ध पाई जाती है तो राज्य सरकार क्या करेगी, अपना एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, ठीक है, और वो व्यक्ति उस काम को पूरा सही तरीके से पूरा करेगा, ठीक है, उसमें जो खर्चा आएगा वो सारा नगर पालिका देगी उसको। तो किसे नियुक्त करेगी, यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति को नियुक्त यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अन्य कोई नहीं होगा, एक व्यक्ति है जो उस काम के लिए स्पेसिफाई किया जाएगा, वही पूरा काम करेगा, ठीक है, और नगर पालिका द्वारा जो संदेह है उसको दिया जाएगा व्यक्ति को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि धारा 317 के अनुसार यदि नगर पालिका के जो मामलों की जांच सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है, अब जो जितने भी नगर पालिका के मामले हैं उनकी सरकार जांच की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, इतनी 1908 के तहत कौन सी शक्तियां प्राप्त है ये बताना है आपको। तो नगर पालिका के जो भी मामले हैं उसके द्वारा सरकार की जांच आपकी धारा 317 में आती है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अब मान लो ये जांच कौन करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो करेगा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ये बात भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखनी है। अब कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, देखो इसे प्रकटीकरण तथा निरीक्षण की प्राप्त है, साक्षियों को हाजिर करना तथा उनके व्ययों को जमा करने की उपेक्षा, इसके अलावा जो दस्तावेजों को पेश किए जाने के लिए जो बाध्य है या उपरोक्त सभी। तो ये सारी शक्तियां दोस्तों इस अधिकारी को है ना प्राप्त है, नियुक्त अधिकारी जो है जिसकी अपनी बात कर रहे हैं तो वो इसी को प्राप्त है धारा 317 के तहत। इसके अलावा स्थगन देना, शपथ, इसके अलावा अगर अन्य और भी आती है थोड़ी, स्थगन देना, ठीक है, और इसके अलावा शपथ पर साक्षियों की परीक्षा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कि 7वां प्रश्न आपका क्या कहता है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी निष्पादित संक्रमणों के क्रियान्वयन के लिए पूंजी प्रबंध तथा अनुरक्षा की लागत कौन देगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे देखो क्या है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी संक्रमण निर्धारित किए जाएंगे, देखो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये धारा 316 में आता है आपका पॉइंट, ठीक है। अब मान लो कोई भी राज्य सरकार नगर पालिका को कहे कि आपको ये काम करने हैं, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे संक्रमण होंगे किसी भी प्रकृति के हो, तो कहाँ से मतलब लागत कहाँ से निकालेगी, वो लागत यहाँ से नगर पालिका निधि अधिनियम के अधीन जो अधिरोपित कर या करों के आगमों से, ठीक है, जो कर वगैरह इकट्ठे होंगे उनसे भी निकाल सकती है और नगर पालिका निधि से भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए और बी दोनों। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि राज्य सरकार द्वारा जो नियमित निरीक्षण या पर्यवेक्षण की शक्तियां हैं, जो प्राधिकार अधिकारी निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो जो निरीक्षण या पर्यवेक्षण की यहाँ पे शक्तियां आती है वो कौन कौन सी है, यहाँ पे जो अधिकारी क्या क्या चीजें को यहाँ पे निरीक्षण कर सकता है या पर्यवेक्षण कर सकता है वो पूछा गया है कि नगर पालिका के नियंत्रण के अधीन। तो पहली बात तो ये जो धारा आती है दोस्तों निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्तियां, ये आपके धारा 310 में आती है, ठीक है।
और नगर पालिका या उसके नियंत्रण के अधीन चल रहे कार्य के स्थल में प्रवेश कर सकता है जो अधिकारी होगा प्राधिकार, और इसके अलावा जो अभिलेख है वो भी प्रस्तुत करने की यहाँ पे मांग कर सकता है। मेन तो बात यही है, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो आपके अभी हमने जो टॉपिक में से मोटे मोटे यहाँ पे किए, जो नियंत्रण वाला किया है अपने अध्याय 14 आता है वैसे, तो नियंत्रण में आपको ध्यान रखना है धारा 300, थोड़ा सा आप आइडिया लेके चलोगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। 309 से 327 तक है। अब इस नियंत्रण में क्या है कि राज्य सरकार की सारी शक्तियां, इतना आप दिमाग में बिठा लेना कि जो भी शक्तियां हैं वो राज्य सरकार की है, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे शक्तियां आएगी वो किसकी आएगी? राज्य सरकार की। तो इनके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे अपने देखेंगे धारा 299 से वैसे देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि अपराधों के अभियोजन के संबंध में, ठीक है, नगर पालिका की शक्तियां क्या क्या है कि जो भी यहाँ पे अपराध हो उनके अभियोजन के संबंध में। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो अपना चैप्टर है एक अभियोजनवाद या आदि, ठीक है, अभियोजन जहां भी शब्द आपको दिख रहा है वाद आदि, तो ये आपका आएगा धारा कौन से 298 से 308 तक इसमें धाराएं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा जैसे धारा 298 में आपके ऐसे दे रखा है कि कोई भी न्यूसेंस वगैरह होता है, ठीक है, कोई भी न्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी कोई भी लोक न्यूसेंस जिसे जनता परेशान हो रही हो, या उससे कोई व्यक्ति कोई भी न्यूसेंस उत्पन्न करता है, ऐसे ध्यान रखते हो न्यूसेंस, ठीक है। अब ये न्यूसेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी सारी चीजें डिटेल में। अब ऐसे व्यक्ति से अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से समझौता कर सकती है नगर पालिका, उससे समझौता भी कर सकती है, सही बात है। और अधिनियम के अधीन बनाएगी जो उपविधि है उसे प्रत्याहत कर सकेगी, प्रशमन कर सकेगी, उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे सही होंगे दोस्तों, उपरोक्त सभी, उसको प्रत्याहत करना, प्रशमन करना और उससे समझौता करना, सारी बातें यहाँ पे सही साबित होती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जो अधिरोपित शास्ति है का भागी हुआ है, शास्ति मतलब किसी एक मतलब उसे दंड दिया गया है, जुर्माना भराया है, और शास्ति अदायगी के साथ साथ उसे विवाद की दशा में नुकसान की रकम किसके द्वारा अवधारित की जाएगी। अब देखो, जब कोई भी ऐसा सिस्टम चलता है तो वो सामने वाला भी आई कोर्ट वगैरह में जैसे कुछ भी करता है तो वो भी खर्चा आता है विवाद में भी, तो वो रकम कौन निर्धारित करता है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाती है, या नगर पालिका अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं, तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोस्तों अवधारित की जाएगी। तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी किसी भी शास्ति उत्पन्न होती है और विवाद जो होता है, ठीक है, और विवाद में जो नुकसान हुआ है वो नगर पालिका को मिलेगा, लेकिन वो अवधारित कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। धारा 304 के अनुसार आपको बताना है कि नगर पालिका अधिकारियों के विरुद्ध वाद का कोई नोटिस देने के कितने समय तक वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, नगर पालिका का और भी कोई भी सदस्य हो गया, अधिकारी हो गया, वो कोई भी मतलब उस पर इंजाम आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आपको पहले है ना सारा पूरा नोटिस वगैरह उसे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कितना टाइम तक उस पर कुछ नहीं किया जाएगा, ये बात है कि 1 माह समाप्त न हो गया हो, 2 माह समाप्त न हो गए हो, 3 माह समाप्त न हो गए हो, तो इसका आंसर है 2 मास। तो 2 मास के बाद ही होगा जो भी होगा, ठीक है, जब तक 2 महीने समाप्त न हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको जो नोटिस वगैरह है पूरा प्रॉपर तरीके से नगर पालिका में प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसके खिलाफ कर रहे हो पूरी डिटेल से देना पड़ेगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो दोस्तों, अब अपने जो धारा आ जाते हैं 200 के आसपास आ जाते हैं, और जो 200 से फिर 218-19 तक आपके ये जो नालियाँ नूलियाँ इनके बारे में बताया गया, थोड़ा अपने को आइडिया रहेगा ना तो अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है कि जो नगर पालिका के भीतर जितनी भी नालियाँ आएगी, ठीक है, घरों की नालियाँ आगे प्लस शौचालय आगे,
शौचालय आ गए, नलकूप आ गए, ठीक है, सरकारी। अब ये किसके नियंत्रण और सर्वेक्षण में रहेंगे, ये कहा गया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उस क्षेत्र की नगर पालिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो नियंत्रण है नालियों पर नगर पालिका का नियंत्रण है, ये आपके आता है किसमें, धारा 200 में आता है। और 200 के तहत ये उस क्षेत्र की नगर पालिका के नियंत्रण में रहेगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नगर पालिका अधिनियम की धारा 201 में क्या निहित है, कि धारा 201 में आपके क्या गया गया है, नालियां आदि बनाने की शक्तियां भवन से प्रभावी जल निकास इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। अब देखो दोस्तों, जो धारा आपकी 201 आती है, तो आपके दोस्तों जो 201 है उसमें नालियां बनाने की शक्तियां ही दी गई है। अब जो आपके धारा 202 आएगी उसमें आपके है भवन से प्रभावी जल निकास, मतलब नगर पालिका ऐसा निर्धारण करेगी कि इस तरीके से ढलान ढलून आपकी सही होनी चाहिए, आप घर बनाओ तो, ताकि जल की निकासी सही तरीके से हो सके, सड़क पे पानी ना पड़ा रहे। तो ये चीजें इसमें से बताई गई है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखो, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा में है। अब आप देखो, इससे एक धारा तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं आपको 205 है, लेकिन इससे एक 221 धारा भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो नाली ले जाने की है, पूरा आपको ऐसे नहीं ले जाने दिया जाएगा। पहले देखो, जो नगर पालिका है का अधिकारी है, नगर पालिका या मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एनपी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा कि पहले जिसका यहाँ पे खाली प्लाट है, जैसे यहाँ पे ये दो बंदे हैं, तो इसको ए को यहाँ पे बी से नाली निकालनी है इसके अंदर से, तो इसका खाली प्लाट पड़ा है। तो अब क्या होगा कि ए ने कहा कि नगर पालिका को मेरे को यहाँ से नाली चाहिए, तो अब नगर पालिका क्या करेगी कि इसको बी को पूरा कहेगी कि आप भी इसको निकालनी है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नाली तो यहीं से निकलेगी। अगर बी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, पूरा आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पे आ सकता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो नाली वगैरह है वो बना सकता है, ठीक है। फिर आपके ये 205 में है। अब 6 में क्या है कि जो इसका प्रयोजन किया जा रहा है वो आ जाएगा आपका 206 में। और 7 में क्या आएगा कि अगर यहाँ पे बाद में भवन का निर्माण हो जाता है, देखो यहाँ पे इसने नाली बना ली खाली प्लाट पे, अब यहाँ पे अब कोई भवन घर बनाना चाहता है, बी कहता है मैं तो यहाँ घर बनाऊंगा, तो अब ये क्या करेगा, वही नगर पालिका में पूरी प्रक्रिया होगी, मंजूरी लेगा पूरी तरीके से, और ये नाली नूली बंद भी कर सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और 8 में आपके शौचालयों आदि की व्यवस्था आ जाती है। आप इसके लिए 5 ध्यान रखना, अगर आपके किस खाली प्लाट की नाली से निकालना चाहते हैं तो वो आपके इसमें 205 में आएगी। इसके अलावा दोस्तों इससे 221 भी थोड़ी कनेक्ट है, क्योंकि वहाँ से क्या है कि सेम ही लैंग्वेज सेम आती है कि परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाइपलाइन लगाने या नाली रखने की जो शक्ति आती है, तो वो आपके 221 में आती है धारा में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कि धारा 208 के अनुसार बताना है आपको कि नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भी व्यक्ति से जो 20 से अधिक कर्मकार श्रमिक रखता हो अपेक्षित करेगी कि नगर पालिका के निर्देशानुसार मूत्रालय की व्यवस्था करे। ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना राशि बतानी है या कारावास कितना होगा, दोनों बताने हैं, कि 1 से 2 मास का कारावास, 2 से 5,000 का जुर्माना, ए व बी दोनों। तो इसमें देखो क्या होगा दोस्तों, तो ये दोनों चीजें होगी, ए व बी दोनों। 1 से 2 मास तक का कारावास हो सकता है, 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना। तो आपके धारा 208 में ये बताया गया है कि शौचालय वगैरह के जो निर्माण है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे धारा 208 से आपके, ठीक है। फिर 209 में कारखानों, विद्यालयों, सार्वजनिक कॉम्प्लेक्सों, इसमें जो भी निर्माण कार्य मूत्रालय का किया जाएगा, और इनको क्या है कि समय समय पर चेक कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहाँ पे समय समय पे जाके चेक कर सकता है कि वो स्वच्छ है या नहीं है, ऊपर छत ढकी हुई है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, वो चेक करेगा। एक चीज और आप याद रख लेना पहले इसमें कि दो धारा 209 है,
कौन सी? धारा 209। तो इसमें क्या है कि जो कारखाने, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय और कॉम्प्लेक्स, वैसे तो बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें, इतनी ये आदि इतनी चीजें हैं यहाँ पे। जो मूत्रालय का निर्माण है वो आपके धारा 209 में आएगा, ठीक है। और नगर पालिका अधिकारी पूरी गाइडेंस यहाँ पे करेगा और चेक भी कर सकता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं पाया जाता तो उसे 10,000 रुपये से तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, 10,000 रुपये तक का, ठीक है। जब धारा 209 के अनुसार, 8 के अनुसार आपको 1 से 2 माह का कारावास, 2 से 5,000 रुपये का जुर्माना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि जो नगर पालिका अधिनियम है की धारा 213 की उपधारा 1 आती है 1, इसके अधीन जो व्यक्ति द्वारा नालियों का अतिक्रमण करने पर नगर पालिका द्वारा क्या किया जाएगा। देखो दोस्तों, अब क्या है कि जैसे ये घर है, इसके आगे से जा रही है नाली। अब ये बंदा क्या करता है, ए घर को आगे सरकाता, धीरे धीरे सरकाता जाता है आगे, और कुछ बना लिया, फिर ऐसे, और नाली को और आगे सरका रहा है, मतलब अतिक्रमण कर रहा है सरकारी भूमि पर। तो उस पे जुर्माना लगाया जाएगा 1,000 तक। नाली को तोड़ने और पुनर्निर्मित करने के आदेश दिए जाएंगे। तो ए और बी यहाँ पे इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि अधिनियम की धारा आपको 214 के अधीन नगर पालिका में नालियों आदि का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। 214 में जो भी नालियों आदि का निरीक्षण है वो कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पराधिकृत अधिकारी करेगा, ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों यहाँ पे करेंगे। ये भी कर सकता है डायरेक्ट, या ये कोई अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अगर उसको, अब देखो ये जो निरीक्षण कर रहा है, अगर उसको पाया जाता है कि यहाँ पे कोई भी नाली वगैरह है वो टूटी फूटी है या किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे वो सरकारी संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो कुल खर्चे का 10% है ना उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो उस नाली का उपयोग कर रहा है, ये ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कि जो व्यवसायिक बहिस्राव के जल निकासों से संबंधित जो विशेष उपबंध किस धारा में दिए गए हैं। जो भी व्यवसायिक है, मतलब केमिकल, उनके लिए अलग से नियम बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो विशेष उपबंध दिए गए हैं ये आपके धारा 218 में दिए गए हैं। किसमें? इसमें पूरे प्रॉपर तरीके से इसे नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, और नगर पालिका इसे बताएगी कि आपको ढलान क्या रखना है, कौन सा वेस्ट कहाँ पे डालना है, ठीक है। वेस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, अब पता नहीं इंडस्ट्री कौन सी है, तो उसके अनुसार। और विशिष्ट उपबंध आ जाए व्यवसायिक बहिस्राव तो आपके द्वारा 217 में आएगा। और अब जो नेक्स्ट धारा है आपके क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अपने, कि 19वां प्रश्न कहता है कि अधिनियम की धारा 220 के अनुसार अपने बात करेंगे। 20 के अनुसार देखो, यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी रेलवे लाइन के आर पार है ना कोई पाइप या नाली या ले जाना चाहता है, रखना चाहता है, और जल निकास का मार्ग बनाना चाहता है, तो वह किसको सूचित किया गया? रेल मंत्री को करेगा, रेलवे प्रशासन को करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष को करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे प्रशासन को दोस्तों वो सूचित करेगा, ठीक है। किसको? रेलवे प्रशासन को यहाँ पे सूचित करेगा, अगर उसको रेल लाइन के नीचे से यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन वगैरह कुछ ले जाना है तो। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है दोस्तों, कि ठोस जो अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना किस अधिनियम में है। अब देखो, जो चीजें हैं नगर पालिका इकट्ठे कर रही है, जितने भी प्रकार के अपशिष्ट है, गाड़ियां आती है आपकी, तो अब इन पे अधिकार किसका होगा? अधिकार भी देखो उन्हीं का ही होगा जो यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। तो संपत्ति ये किसकी हुई? संपत्ति ये आपके हुई नगर पालिका ही। लेकिन ये कौन सी धारा में आती है? तो ये धारा 228 में आती है। इसमें धारा 228 में। और देखो 226 है दोस्तों, उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उसके हस्तन के संबंध में नगर पालिका के कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे 226 में क्या है? ठोस अपशिष्ट जो भी है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन के नगर पालिका के जो कर्तव्य हैं। 1 सेकंड, थोड़ा ये प्रोसेस चल रहा है इसमें।
और जो दो धारा 227 है, उनके जो अपशिष्टों के प्रबंधन और स्तन के बिल बनाने के, ठीक है, स्तन के, इसमें तो क्या हो जाएगा, स्तन के संबंध में। अब देखो नगर पालिका ये खुद भी कर सकती है या किसी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है कि आप ये कचरा उठाने वाला हमारा काम करो। फिर धारा 227 में क्या है कि जो भी ये किया जाएगा इसका बिल वगैरह बनाया जाएगा, वो धारा 227 में बनाया जाएगा। अब जो धारा 229 है आपकी, इसमें जो ठोस अपशिष्ट है, 28 में क्या है कि संपत्ति इसकी होगी। अब इनको अंतिम व्ययन, मतलब अंतिम व्ययन, अंतिम रूप से इसको कहाँ घेरना है या क्या करना है इस कचरे का, वो नगर पालिका धारा 229 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेगी। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 233 के अनुसार अपने आप बात करेंगे सीधा। 33 के अनुसार देखो, जो नगर पालिका के मार्गों को गंदा और ठोस अपशिष्ट जमा करने फेंकने के लिए कितना दंड है। अगर कोई बंदा देखो यहाँ पे तुरंत हाथों हाथ ही होगा ये, साथ में देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये नगर पालिका है, यहाँ पे कोई बंदा कचरा घेर रहा है, फैला रहा है सीधा, तो उसे 500 रुपए से ज्यादा यहाँ पे अनधिक, मतलब 500 रुपए तक का यहाँ पे दंड लिए जा सकता है हाथों हाथ तुरंत। अब धारा 222 क्या कहती है। अब देखो दोस्तों 22 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि धारा 238, और ये 238 है ना दोस्तों, ये आपके संशोधित है। यहाँ पे ऐसा एक डैश लगा हुआ ना, तो ये संशोधित होती है। तो ये 238 आपके 2010 में संशोधित की गई थी। इसके जल संग्रहण के लिए उपबंध कौन कौन से है, वर्षा के जल संग्रहण के लिए। अब देखो इसमें आपके 38 में ये कहा गया है कि वर्षा का जल संग्रहण के लिए उपबंध, ठीक है। अब इसमें ऐसा बताया गया कि 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर प्रत्येक भवन में जल संग्रहण प्रणाली होना अनिवार्य है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर से अधिक होगा। अब सरकार भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र में जल ग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है, तो छूट भी दे सकती है। तो छूट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दी जाएगी। तो इसमें देखो दोस्तों ये तीनों कथन सत्य है। देखो पहली बात तो कि इसने ऐसे कह दिया कि 300 वर्ग मीटर का है तो वहां पे आपको रखना पड़ेगा। फिर अगर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं वहां पे नगर पालिका ऐसे भी कह सकती है आप मत रखो जल ग्रहण क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र, ठीक है। और जो भी काम किया जाएगा राजपत्र में प्रकाशित करके किया जाता है नगर पालिका द्वारा, तो 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, कथन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि मार्गों के जो भी नाम रखना, मकानों का संख्यांकन करना अधिनियम की किस धारा में है। जो भी यहाँ पे मार्गों का नाम रखा जाएगा, ठीक है, और ये किस धारा में आएंगे, 39, 40, 41 या 42, 200। तो दोस्तों ये जितना भी आएगा आपके धारा 240 में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी नाम नोम प्लेट लगाई जाती है, यहाँ पे अगर कोई तो व्यक्ति प्लेट को नष्ट कर देता है, नंबर प्लेट को, ठीक है, अगर वहाँ पे देखो किसी घर के आगे संख्यांकन प्लेट लगा दी, अगर व्यक्ति है यहाँ पे एक, तो ये व्यक्ति क्या करता है, इस प्लेट को क्या कर देता है, नष्ट, तो इस पे क्या मिलेगा, जुर्माना। जुर्माना कितना लिया जाएगा, 1 से तो कम नहीं होगा, 1 से 2000 रुपए तक का यहाँ पे उससे जुर्माना लिया जाएगा, ध्यान रखना। और 241 में आपके आ जाएगी मूर्तियों की स्थापना। इसकी मूर्तियों की स्थापना, जो भी देखो मूर्ति चौक पे लगी होती है, ये चौक, वो चौक, भगत सिंह चौक हो गया, ठीक है, गांधी चौक हो गया, ये सारे आपके धारा 241 में आते हैं। और मकानों पर ब्रैकेट लगाना वो धारा 239 में। और 42 में क्या होगा कि जो भी नगर पालिका को ऐसे लगे कि झाड़ी वृक्ष वगैरह बीच में आ रहे हैं सड़क के, ठीक है, जैसे सड़क है इसके आसपास ज्यादा बाहर निकले तो उनकी काट छांट करवा सकती है, तो वो आपके धारा 242 में आएगी। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की दोस्तों। 24वां प्रश्न आपका क्या कहता है कि जो नगर पालिका की अथवा अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित सम्मति के बिना किसी सार्वजनिक मार्ग की पटरी, पत्थर की चौकियां, लैंप, दिशा सूचक स्तंभ, खंबा कुंबा, लाइटरा, ठीक है, वो नुकसान पहुंचाता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब नगर पालिका की संपत्ति को कुल मिला के नुकसान पहुंचा रहा है, सीधी सी बात कहने की ये है। देखो ये सारी चीजें आपकी आती है इसमें, ये आपकी धारा 244 में आती है, ठीक है, 244 में ये सारी चीजें आती है। तो जुर्माना 2 से 5000 तक का, वास्तविक क्षति की रकम का 10%। तो दोनों ए व बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी।
अब अपने चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो परिसरों का जो अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने, मुर्गी पालन के उपयोग किया जाना अधिनियम की किस धारा में? अब देखो क्या है कि आप बिना परमिशन के, अब ऐसे तो है नहीं आप गली मोहल्लों में पोल्ट्री फार्म खोल लोगे, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे घोड़े का फार्म वगैरह कुछ भी होगा, सुअर पालन वगैरह, तो वो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो सारी चीजें ये आपकी किस में आती है, आपको नगर पालिका से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर नगर पालिका यहाँ पे डिसाइड करेगी कि इस एरिया में आप खोल सकते हो। तो ये धारा 247 में आता है एक तो, ठीक है, और इसमें हाँ धारा 247 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा जो अभिग्रहण वगैरह है कतिपय पक्षों का, वो आपका 248 में आएगा। और 49 में जो संक्रमित जो भी कुत्ते वगैरह हैं उन पे कार्रवाई की जा सकती है नगर पालिका द्वारा, वो 249 में आपके आएगा। तो दोस्तों आज के ये आपके 25% यहाँ पे पूरे होते हैं। अगर आपको हमारे क्लास पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, टाइम कम बचा है, आप 9 दिन में आप सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो नगर पालिका अधिनियम का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।